अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नैरो स्पेक्ट्रम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, जिसमें हमारे पास सबसे पहले लिंकोसमाइड्स हैं। उनमें हमारे पास एक ही ड्रग हम पढ़ेंगे, क्लिंडामाइसिन। देन देयर स्ट्रेप्टोग्रामिन्स एंड लास्ट पे रिनेजोलेट। तो इन तीनों क्लासेस को हम पढ़ते हैं। क्लिंडामाइसिन हम कहते हैं इट इज सिमिलर, मैकेनिज्म जो है इसका सिमिलर होता है टू मैक्रोलाइड्स, बट उनका स्ट्रक्चर जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम मैक्रोलाइड्स। और मैक्रोलाइड्स का जो मैकेनिज्म था वो क्या था कि 50s सब यूनिट के साथ बाइंड करके अगर वो स्मॉल कंसंट्रेशन में है तो वो ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करेंगे, और अगर वो लार्ज कंसंट्रेशन में है तो वो ट्रांसपेप्टाइडेशन को भी इनहिबिट करेंगे। तो सेम क्लिंडामाइसिन भी 50s के साथ जाके बाइंड होता है। अब रेजिस्टेंस के हम कहते हैं 3 मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहले तो वही जो मैक्रोलाइड का था कि 50s में जो बाइंडिंग साइट है राइबोसोम की, वहाँ पे मिथाइलेशन कर दी जाए ताकि क्लिंडामाइसिन जो है वो बाइंडिंग ना हो सके। इसके अलावा एंजाइमेटिक एक्टिवेशन होती है, जैसे मैक्रोलाइड्स में एस्टरेजेस थे, इस तरह यहाँ पे भी कोई एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन हो रही है, दिस इज इन एक्टिवेशन। फिर हम कहते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वी नो कि पेप्टाइडोग्लाइकन इज लेस देन ग्राम पॉजिटिव, बट उसके बाहर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है। वो मेम्ब्रेन जो है उसके थ्रू पुअर पेनिट्रेशन होती है क्लिंडामाइसिन की, तो हम कहते हैं दैट्स व्हाई इट डज नॉट एक्ट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जस्ट लाइक मैक्रोलाइड्स। देन वी सी देयर इज चांसेस ऑफ क्रॉस रेजिस्टेंस बिटवीन मैक्रोलाइड्स एंड क्लिंडामाइसिन। अगर एलर्जी किसी को है मैक्रोलाइड से तो उसे क्लिंडामाइसिन से भी होगी। और ओरल दी जाती है, टिश्यू पेनिट्रेशन इसकी अच्छी होती है। इसका क्लिनिकल फायदा ये है कि बोन में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इट कैन ट्रीट ऑस्टियोमाइलिटिस। ऑस्टियोमाइलिटिस जो है ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई की वजह से भी होता है, तो उस केस में हम क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं। इसकी एक्सक्रीशन रीनल भी होगी और बिलियरी भी होगी, इसलिए जब रीनल कोई मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होगा, रीनल इम्पेयरमेंट होगी, तो हमें इसकी डोज को चेंज करना पड़ेगा। यूजेस जो है मोस्टली हम कहते हैं क्लिंडामाइसिन के मैक्रोलाइड से सिमिलर ही होते हैं, दैट इज ग्राम पॉजिटिव कोकाई, बट इसमें ना रेजिस्टेंस कम होती है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो मैक्रोलाइड्स कवर नहीं करते वो क्लिंडामाइसिन कवर करते हैं, लाइक एमआरएसए और कुछ हद तक पीआरएसपी भी। और मेजर जो है यही है। बट वी से कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई का वी नो कि पेनिसिलिन जो है वो मेन ड्रग होती है। तो ये जितने भी मैक्रोलाइड्स और क्लिंडामाइसिन है दे आर यूज्ड एज बैकअप ड्रग्स अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है या रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है तो। इसलिए हम यहाँ पे भी यही कहेंगे कि दैट इज यूज्ड एज अ बैकअप ड्रग। इसी तरह एंडोकार्डाइटिस जो है, एंडोकार्डाइटिस भी जो है वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई की वजह से होता है, और इसमें हम पेनिसिलिन यूज करते हैं। बट अगर एलर्जिक है तो हम उसकी प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट के लिए क्लिंडामाइसिन देंगे। फिर हम कहते हैं कि एड्स रिलेटेड टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है इट इज कॉज्ड बाय टॉक्सोप्लाज्मा गुंडाई, ठीक है। इट इज बेसिकली प्रोटोजोआ। सो इससे हमारे पास हम कहते हैं जिन लोगों का वीकन इम्यून सिस्टम का लाइक एड्स, उनमें ये चांसेस इजीली अफेक्ट हो जाते हैं। तो एड्स में अगर टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाए तो उसके लिए हम क्लिंडामाइसिन को किसके साथ देते हैं, पायरीमेथाजीन, मेथामीन, सॉरी, ठीक है, पाइरीमेथामीन के साथ क्लिंडामाइसिन को इकट्ठा देते हैं। फिर हम कहते हैं नरोब्स कुछ यूज के लिए भी यूज होता है, लाइक बीफिजाइलिस, बट बीफिजाइलिस के लिए हम कहते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। फ्यूजोबैक्टीरियम जो है वो माउथ और जीआईटी में बैक्टीरिया होता है एंड इट कॉज डिजीज लाइक पेरियोडेंटाइटिस, लाइक गम इन्फ्लेमेशन। एंड प्रेवोटेला जो है वो भी बस जीआईटी और माउथ और वेजाइना में होता है, सो इट आल्सो कॉजेस पेरियोडेंटाइटिस एंड वेजाइनोसिस वगैरह। फिर टॉक्सिसिटी में सिंपल टू मैक्रोलाइड्स ही है, जीआईटी, रैशेस, हेपेटिक डिसफंक्शन और न्यूट्रोपीनिया यानी न्यूट्रोफिल्स की जो अमाउंट है वो कम हो जाए। एक ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि यही सुपर इन्फेक्शन कॉज करेगा, सी डिफिसाइड जिसकी वजह से स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होगा। Streptogramin, it is basically a combination of quinupristin and dalfopristin, two drugs. बैक्टीरियासिडल होता है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर ये बैक्टीरियासिडल है, इसको हम इस क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे हैं तो फिर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स भी बैक्टीरियासिडल है, उसको हम यहाँ क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इन सबसे बिल्कुल टोटली थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं इस तरह से करता है कि वो मिसफोल्डिंग, सॉरी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रॉन्ग अमाइनो एसिड्स इन द प्रोटीन करवा देता है, जिसकी वजह से फिर बाद में प्रोटीन्स जो है वो डिग्रेड होती हैं। तो उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ ड्रग्स भी इंक्लूडेड है, तो इसलिए हम उसे सेपरेटली पढ़ते हैं। और स्ट्रेप्टोग्रामिन्स का वी नो कि 50s के साथ बाइंड करेगा और एग्जिट को जो है कंस्ट्रिक्ट करेगा, इसके अलावा ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस को भी कम करेगा। इसके दो मैकेनिज्म होते हैं। फिर हम कहते हैं कि दोनों ड्रग्स जो हैं ये पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट शो करते हैं। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट क्या होता है कि जब ब्लड में किसी भी ड्रग की कंसंट्रेशन उसकी हाफ लाइफ से कम हो जाए या फिर इतनी हो जाए कि डिटेक्ट ना हो सके, लेकिन फिर भी उसकी जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है, लाइक बैक्टीरिया जो है फिर भी किल हो रहे हैं या फिर उनकी ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो रही है, इवन इनकी कंसंट्रेशन जो है वो हाफ लाइफ से कम हो गई। या फिर हम कहते हैं मिनिमम इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स जो होता है, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, सॉरी, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन जो होती है उससे भी कम हो जाए लेकिन फिर भी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो जारी हो, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट्स।
फिर हम कहते हैं जब हम इसे आईवी देते हैं और इसकी वजह से पेन होता है, इसके अलावा एर्थरेजिया, मायल्जिया लाइक जॉइंट पेन्स या मसल पेन्स जो है वो भी होते हैं। ये एंजाइम CYP3A4 को इनहिबिट करेगा। मैक्रोलाइड्स जो है वो CYP450 को कर रहे थे और 3A4 इज अ मेंबर ऑफ P450, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन मेंबर है और ये स्ट्रेप्टोग्राम स्पेसिफिकली इसको करते हैं और मैक्रोलाइड्स P450 की डिफरेंट टाइप्स को भी करते हैं। इसमें फिर ये जितनी भी ड्रग्स हैं जो कि ये वाला एंजाइम मेटाबोलाइज कर रहा था, अब वो एंजाइम इनहिबिट हो गया तो इन ड्रग्स की जो कंसंट्रेशन है वो प्लाज्मा में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसमें कौन से हमारे पास एस्टेमिजोल, सिसाप्राइड, साइक्लोस्पोरिन, डायazepam, वारफेरिन एंड नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। एक्टिविटी में भी इसके भी हम इनसे 1 ग्राम पॉजिटिव ही आ जाते हैं और ऑब्वियसली फिर बैकअप ड्रग के तौर पर ही यूज होगा ये भी। लेकिन इसमें हम कहते हैं इसकी जो एक्टिविटी है वो उससे भी ज्यादा होती है, क्लिंडामाइसिन से भी, क्योंकि इसमें देखें MRSA भी है और वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन भी है और इसके अलावा एंटीरोकोकस भी हमें बताया कि मोस्टली रेजिस्टेंट होता है, तो एंटीरोकोकस स्पीशियम जो है ये भी इसमें इंक्लूडेड होगा। मोस्टली ये रेजिस्टेंट होता है बट इसमें ये इंक्लूडेड होगा। फिर हम कहते हैं इसकी एक ही स्पीशीज, इसके साथ ही की रिलेटेड है एक स्पीशीज एंटीरोकोकस फीकैलिस, बट इसका भी कोई एक्टिविटी सेम ही होती है, लाइक दोनों UTIs वगैरह सेप्टिसीमिया कॉज करवा रहे होते हैं। बट ई फिकैलिस जो है वो रेजिस्टेंट टू स्ट्रेप्टोग्रामिस होता है, तो ये क्या बना देता है, इफ्लक्स पंप बना देता है इसको आउट, लाइक पंप करने के लिए। और हमें बताइए ये सारी क्या है, ग्राम पॉजिटिव। तो जो लास्ट क्लास है थर्ड, दैट इज ऑक्साजोलिडिनेंस, और ये नैरो स्पेक्ट्रम में लास्ट क्लास होती है। इट इज रिलेटिवली न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स जो बनाई गई है। अच्छा ये भी याद रखना है कि जैसे जैसे हम स्पेक्ट्रम में डाउन होते जाएंगे, लाइक नैरो की तरफ जाते जाएंगे, तो स्पेसिफिक होता जाएगा ज़्यादा, और वो जो रेजिस्टेंस, क्योंकि ये न्यू क्लासेस बनाई जाती है, इसलिए बनाई जाती हैं कि जो पुरानी ड्रग्स जिस चीज़ से रेजिस्टेंट हो गई हैं उन्हीं को ये टारगेट करने के लिए बनाई जाती है, तो दैट्स व्हाई दे बिकम मोर स्पेसिफिक और उनकी एक्टिविटी जो है वो ज्यादा होती जाती है। सो इसमें हम कहते हैं 2 ड्रग्स हैं, लिनेजोलिड एंड टेडिजोलिड। जो लिनेजोलिड है वो हमारे पास ड्रग रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव कोकाई में यूज होती है, लाइक ग्राम पॉजिटिव कोकाई उस बंदे में सारी रेजिस्टेंस हो गई है, लाइक पेनिसिलिन जितनी भी हमने हैं, तो इसके लिए स्पेशली जो है लिनेजोलिड यूज की जाती है। बाकी इतनी यूज नहीं करनी चाहिए, अगर बहुत सीरियस इन्फेक्शन और रेजिस्टेंस ज्यादा है तब हमें ये यूज करनी चाहिए। MRSA, PRS, PVRE में भी यूज होती है, इसमें लिस्टेरिया और कोरिनियम बैक्टीरिया में भी ये यूज होती है। ओरल भी दी जा सकती है, पारेंट्रल दी जा सकती है। हाफ लाइफ इट्स 4 to 6 आवर्स, उसकी अभी तक तो कोई क्रॉस रेजिस्टेंस जो है डेवलप नहीं हुई, यानी कि किसी और एलर्जी में हम इसे दे सकते हैं, किसी और ड्रग की एलर्जी है तो। टॉक्सिसिटी में हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स और इन्फेंट्स में स्पेशली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और न्यूट्रोपिनिया हो जाता है, और सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाता है उन पेशेंट्स में जो पहले ही SSRIs ले रहे हैं। इट मीन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, लाइक ये साइनैप्स है ना, सेरोटोनिन को रीअपटेक करके मेटाबोलाइज कर दिया जाता है, तो ये इस स्टेप को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से सेरोटोनिन यहाँ पे ज्यादा हो जाता है और उसका एक्शन जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो हम कह रहे हैं पहले से ही उनमें सेरोटोनिन का जो एक्शन है वो प्रोलॉन्ग होता है, ऊपर से हम लिनेजोलिड देते हैं। लिनेजोलिड जो है वो सेरोटोनिन की ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करता है, सो लिनेजोलिड देने से उसमें सेरोटोनिन और ज्यादा हो जाएगा, जिससे सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगा। तो सेकंड है टेडिजोलिड, और टेडिजोलिड फॉस्फेट होती है बेसिकली एक, ये ड्रग होती है ऑक्साजोलिडिनेंस, और ये इसके प्रोड्रग के तौर पर मौजूद होती है। फिर हम कहते हैं कि ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही होती है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है, स्पेशली जो रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ पर हमारा खत्म हुआ ये नैरो स्पेक्ट्रम। लास्ट पे एक बात क्लेरिफाई करनी थी अबाउट ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन एंड ट्रांसपेप्टाइड रिगार्डिंग वैनकोमाइसिन, जिसमें थोड़ी सी डिटेल बतानी थी कि अच्छा ये देखिए हमारे पास यहाँ पे होता है N-एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, और यहाँ पे पास होता है N-एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, राइट, और इसके साथ हमारे पास होता है पेंटापेप्टाइड, और इसके लास्ट क्या होते हैं 4,5-DLNE DLNE। ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन जो होता है ना वो इनके बीच में होता है, क्योंकि दीज आर शुगर्स, सो इनके बीच में ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से कंबाइन होके तो यूनिट्स सब यूनिट्स ज्वाइन करके इलोंगेशन ऑफ चेन करवाएंगे, ठीक है। तो वैनकोमाइसिन क्या करता है, वो यहाँ पर आकर बाइंड करता है DLNE DLNE के साथ, बट वो क्या करता है स्टेरिकली हिंडर करता है इस प्रोसेस को, यानी वो कोई 3D स्पेशल चेंजेस लाएगा जिसकी वजह से ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन नहीं होगा, और इनडायरेक्टली वो ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन को इनहिबिट करेगा। ट्रांसपेप्टाइडेशन में क्या होता है कि एक चेन ये बन गई और एक ये चेन बन गई, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस लिंकिंग होनी है, कैसे, ये जो थर्ड अमाइनो एसिड है ना L-लाइसिन, ठीक है, इसके साथ हमारे पास लगा होता है पेंटाग्लाइसिन, राइट। पेंटाग्लाइसिन मीन 5 यूनिट्स ऑफ ग्लाइसिन अमाइनो एसिड, तो ये मेरे पास जो है करेगा 4th DLNE, लास्ट वाले के साथ नहीं करेगा और थर्ड वाले के साथ नहीं करेगा, बल्कि 4th जो DLNE है उसके साथ ही क्रॉस लिंकिंग करेगा।
इसे हम कहते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो वैनकोमाइसिन इसको डायरेक्टली करता है और इसको इनडायरेक्टली हम कहते हैं करते हैं। ऑब्वियसली जब फर्स्ट स्टेप ही नहीं होगा तो फिर ये सेकंड स्टेप भी जो है वो नहीं होगा। थैंक यू।